अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरर की कि डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरर के नाम से पता चल रहा है वैसे ये डायनामिक इसकी नेचर है। मतलब हर वक्त वेरिएबल है, हर वक्त इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। यानी डायनामिक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मतलब हर वक्त वेरिएशंस अपने सिस्टम में लेकर आ रहा होगा ये अपनी प्रॉपर्टीज़ में। वोल्टेज का मतलब तो हमें पता है कि वोल्टेज इसका रिस्टोरर के वोल्टेज को रिस्टोर करेगा। मतलब इस तरह की डिवाइस जो डायनामिक है, मतलब हर वक्त जो वेरिएशंस आ रही हैं हमारे पावर सिस्टम के अंदर, उसके अंदर जो उसकी वोल्टेज के अंदर फुल लेट से हमारे पास चेंजेस आ रही हैं तो उसके वोल्टेज को रिस्टोर करेगा। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मिटिगेटिंग पावर क्वालिटी इश्यूज। कि हमारे पास पावर क्वालिटी के जो इश्यूज हमारे सिस्टम में आ रहे होते हैं, जो पावर सिस्टम का हमें जिस तरह पता है कि वहाँ पे हमारे पास लोड हर वक्त वेरी कर रहा होता है। जिस तरह इस टाइम मेरा लैपटॉप ऑन है, तो मेरे पास इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कुछ और है। मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो उसकी कंजप्शन कुछ और हो जाएगी, मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी अब यूज़ नहीं कर रहा, तो मेरी डिमांड अभी कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट पावर प्लांट पे जा रहा है कि जो मुझे एनर्जी सप्लाई कर रहा है इस टाइम। तो फॉर एग्जांपल एक छोटे से लोड की बात कर रहे हैं। इस तरह अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े लोड की बात करें, एक पूरे की इंडस्ट्री की बात करें कि वो जब शाम के टाइम लेट से बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पावर सप्लायर है, मतलब जो वापडा है लेट से, उसके ऊपर लोड कम हो जाएगा, तो उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। और हर वक्त हमारे पास लाइट्स ऑन ऑफ हो रही होती हैं, मोटर्स ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, तो हमारे सिस्टम के अंदर हमेशा वेरिएशंस आती हैं। तो इस वजह से हमारे पास एक इस तरह की डिवाइस है जो डायनामिक वोल्टेज स्टोरर है, जो हर वक्त की वेरिएशंस को नोटिस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज को रिस्टोर कर रहा है, जिसकी वजह से पावर क्वालिटी के इश्यूज को हम मिटिगेट यानी ख़त्म कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं डायनामिक वोल्टेज स्टोरर को तो हमने शॉर्टली यहीं डिफाइन कर दिया है। प्रॉपर्ली क्या है इसको हम आगे देख लेते हैं। लेकिन अब पहले हम देख लेते हैं कि ये पावर क्वालिटी का क्या मतलब है। तो पावर क्वालिटी इश्यूज का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी वेरिएशन या प्रॉब्लम आ रही हो वोल्टेजेस के अंदर, हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर, फेज एंगल के अंदर या करंट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सिस्टम के अंदर मॉल फंक्शनिंग हो जाती है, इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ये पावर क्वालिटी इशू है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर और देख लेते हैं वोल्टेजेस के इश्यूज का क्या मतलब है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख लें कि हमारे पास जो चीज़ें घरों में लगी हुई हैं, या मेरी डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, या हमारे पास लैपटॉप्स है, या हमारे पास जो बल्ब्स हैं, या हमारे पास पंखा है, इन सब की एक स्पेसिफिक वोल्टेज रेटिंग होती है। लेट्स से वो रेटिंग है 210 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट्स तक। पाकिस्तान की बात करें जहाँ 230 वोल्ट्स हमारे पास जो हमारे स्पेसिफाइड वोल्टेज है। तो अगर मेरे पास 210 से 250 उसके ऊपर लिखा होता है डिवाइस के ऊपर, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे घर में 230 वोल्ट्स नहीं आ रहे, जो कि लोड की वजह से हमें पता है वोल्टेज रेगुलेशन होती है, तो अगर लेट से मेरे वोल्टेज 230 से कम होकर 220 आ रहे हैं, तो वो चीज़ ऑपरेट करेगी। अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, तब भी वो ऑपरेट करेगा। लेकिन इन एक्सट्रीम कंडीशंस मेरे वोल्टेज रेंज अगर 210 से नीचे गिर जाते हैं, तो वो जो डिवाइस है जो 210 से 250 वोल्ट्स के दरमियान ऑपरेट कर सकती थी, अब वो ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसकी रेंज के अंदर से निकल गए। वो डिवाइस जो है वो बनी ही 210 से 250 के दरमियान के वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस के अंदर वो ऑपरेट कर सकती थी। अब ज़्यादा पे चले जाएँ, 250 क्रॉस कर दें, 210 से या लेस हो जाएँ, तो उस पे ऑपरेट नहीं कर सकती, वो डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमारे पास ये एक इशू है, यानी वोल्टेजेस के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है कि ज़्यादा लोड ऑन हो जाता है, हमारे वोल्टेजेस गिर जाते हैं, तो अगर इश्यूज आएँगे तो हमारी डिवाइसेस जल सकती हैं। तो ये एक पावर क्वालिटी इश्यू है, जिसकी वजह से हमारे जो लोड्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इंडस्ट्री जो सेंसिटिव होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इशू होता है वोल्टेजेस का। सेकेंडली, जैसे हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास लिखा हुआ होता है कि ये ऑपरेट करेगी 50 हर्ट्ज़ के ऊपर, कोई भी डिवाइस, या 60 हर्ट्ज़ इन केस ऑफ यूरोप हम बात करें। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, तो हमारे पास वो सिस्टम इसी तरह सेम इट इज़ डैमेज हो जाता है। इसी तरह आपको पता है करंट हर डिवाइस ले रही होती है, अगर करंट एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करेगा, तो वो चीज़ डैमेज हो जाएगी। ठीक है? जैसा शॉर्ट सर्किटिंग होती है, हैवी करंट फ्लो करता है, आपकी चीज़ डिस्ट्रॉय कर देती है। और अगर आपके पास करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो वो आपकी चीज़ आपके पास इफ़ेक्ट आएगा। अब जैसे हम इल्यूमिनेशन की बात करते हैं, लाइटनिंग की बात करते हैं, तो हमें पता है कि करंट के ऊपर वो प्रोपोर्शनल है, वोल्टेजेस के ऊपर वो स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल है, कि अगर वोल्टेजेस हमारे जितने कम होंगे, उसके स्क्वायर टाइम आपकी जो इल्यूमिनेशन है या जो लाइटनिंग है हमारी, वो कमज़ोर हो जाती है। और करंट कम होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, जिसकी वजह से आपकी मोटर्स जो हैं उनकी वाइंडिंग्स डैमेज हो सकती हैं, और ज़्यादा हो जाए तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी मोटर्स आपकी डैमेज हो सकती हैं। इस वजह से हम उनमें प्रोटेक्टेड डिवाइसेस लगाते हैं,
लेकिन स्टिल उनके अंदर भी कभी-कभार इश्यूज़ आ जाते हैं, हमारी स्टिल जो चीज़ है वो डैमेज हो जाती है। तो ये सेंसिटिव लोड्स के लिए बहुत ज़्यादा इश्यू है। तो ये हमारा पावर क्वालिटी के इश्यूज़ है। सेम इट इज़ फेज़ एंगल का भी है, 120 डिग्री से अगर चेंज हो जाए तो हमारे पास फेजेस के अंदर फॉल्ट्स आ जाते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास पावर क्वालिटी के इश्यूज़ हैं कि मतलब जो हमें पावर मिल रही है उसकी क्वालिटी के अंदर इश्यू है। मतलब मुझे 230 वोल्ट्स चाहिए थे तो क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज़ हुआ, मुझे 200 वोल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन वो 200 वोल्ट्स मेरी डिवाइसेस को डैमेज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास पावर क्वालिटी के इश्यूज़ कौन-कौन से हैं? इश्यूज़ वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एक है वोल्टेज सैग। वोल्टेज सैग क्या होता है कि आपके पास जो वोल्टेजेस हैं वो प्री डिफाइंड वैल्यू से 10 से परसेंट से लेके 90% तक, वैसे परसेंटेज में वो डिफाइन नहीं होते, लेकिन आपको समझाने के लिए 10% से 90% तक वो रिड्यूस हो जाते हैं। वोल्टेज 10 से 90% तक इंक्रीज हो जाते हैं। हार्मोनिक्स जो हैं वो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज़ है उसके हमारे पास मल्टीपल टाइम्स के वही सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम हार्मोनिक्स कहते हैं। इंटरप्शंस के हमारे पास जो फ्लो जा रहा है वो इंटरप्ट हो गया, दरमियान से वो मतलब कनेक्शन ही नहीं है या सप्लाई नहीं आई, वो इंटरप्शंस हैं। ट्रांजिएंट्स क्या हैं कि आपके पास स्पार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास सिस्टम इशू आ जाती है। क्यों आ रहे हैं? वोल्टेज सैग आ रहा है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से। स्वेल आ रहा है जब हैवी लोड ऑफ हो जाता है। हार्मोनिक्स चेंजेबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स की वजह से आता है। इंटरप्शन शॉर्ट सर्किट्स की वजह से, इंस्टॉलेटर फेलियर्स की वजह से आते हैं। ट्रांजिएंट्स जो हैं वो रोटेटिंग सिग्निफिकेंट टूल्स वगैरह की वजह से आ रहे होते हैं। ये चीज़ें मैंने क्लियरली डिफाइन की हुई हैं एक अलग वीडियो के अंदर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको समझना है कि सैग क्या है, उसका कॉज क्या है और उसकी वेव फॉर्म क्या है, इसी तरह इन सब की वेव फॉर्म्स, इनके कॉजेज़ के साथ और इनके इफेक्ट्स के साथ वो एक्सप्लेन मैंने किया हुआ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये हमारे पास पावर क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, इसके अलावा और भी इश्यूज़ हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे 5 को हाईलाइट किया हुआ है। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है पावर क्वालिटी के इशू। ये सिग्नल आप देख सकते हैं, ये मेरा 1 पर यूनिट सिग्नल है। इसका एक्चुअली जो हमारे पास जो यूनिट होता है वो पर यूनिट्स की बात हम कर रहे होते हैं। पर यूनिट आपको पता है, ये हमारे पास पावर सिस्टम एनालिसिस के अंदर एक मेथड है जिसके अंदर हम सारे यूनिट्स को ख़त्म कर देते हैं और उसको एक सेम यूनिट के अंदर ले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पर यूनिट, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हमारे पास ये एक सिग्नल है जो 1 पर यूनिट है और उसके अंदर क्या होता है कि आप देखें 0.1 सेकंड से लेके 0.2 सेकंड्स के दरमियान एक वोल्टेज सैग आता है। सैग में आप देखें तो आपके पास वही वेव फॉर्म आती है, वेव फॉर्म्स के अंदर कोई इशू नहीं आ रहा होता। इशू क्या आता है कि वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है वो गिर जाता है 0.1 पर यूनिट से लेके 0.9 पर यूनिट तक ऑलमोस्ट, यानी वो कुछ भी गिर सकता है, डिपेंड करता है कॉज के ऊपर, वो उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारे पास जब ये वेव फॉर्म के अंदर सैग आ गया सिस्टम के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि वेव फॉर्म वही आ रही है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, मतलब 230 वॉल्ट्स की बजाय मुझे लेट से मिल रहे हैं 190 वॉल्ट्स। वही वेव फॉर्म आ रही है एग्जैक्टली साइनोसाइडली, लेकिन मैं डिवाइस ऑपरेट नहीं कर सकती, तो इसकी वजह से मेरा सिस्टम डैमेज हो जाता है। ये आया तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ साइकिल से लेकर 1 मिनट तक होता है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये सिस्टम में, हमारे पावर सिस्टम में फ्रीक्वेंट आता रहता है, क्योंकि मैंने भी कहा था डायनामिक नेचर का हमारा पावर सिस्टम होता है, तो ये हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये एक हमारे पास पावर क्वालिटी की एग्जांपल है, वेव फॉर्म है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंस इस यहाँ से पता चल जाती है कि हमारे पास जो वोल्टेज रेगुलेशंस हो रही हैं उसको मिटिगेट करना, मतलब उसको ख़त्म करना, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से क्या होगा कि डिवाइसेस जो हैं वो ऑपरेट करेंगी रेटेड वोल्टेजेस पे, यानी 190 वोल्ट्स पे आ गया था आपका सिस्टम, तो हमें उसको मिटिगेट करना है, मतलब सिस्टम पीछे जो आ रहा है कॉज, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, एकदम हैवी लोड ऑफ हो गया या शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है, तो आपके पास आगे कोई इस तरह की डिवाइस होनी चाहिए जो इसको बैलेंस करे। जैसा लेट से घरों के अंदर होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर, कि वोल्टेजेस हमारे कम या ज़्यादा होते हैं तो उसको स्टेबलाइज करके 230 वोल्ट्स के आसपास ही मेंटेन कर रहा होता है। वो एक डिवाइस है जो स्टेबलाइज करे, लेकिन वो एक बहुत छोटी डिवाइस है, छोटे लेवल तक यूज़ हो रही है एक डिवाइस के लिए। लेकिन हम एक पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, पूरे एक एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह की डिवाइसेस होनी चाहिए कि वो भी स्टेबलाइज करें हमारे सिस्टम को, कि वो रेटेड वोल्टेज पे लेट से ऑपरेट करें, ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें और हमारे पास जो चीज़ पहले डिस्ट्रॉय हो जाती है या उनके ऊपर एक सीरियस किस्म का इफेक्ट आ जाता है वो ना हो, और उसकी प्री मेच्योर जो एजिंग होती है वो ना हो, यानी वो प्रॉपरली वर्क करता रहे। तो हमारे पास उसके लिए एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरर। डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरर, जो मैंने पहले भी शुरू में एक्सप्लेन किया है कि वो करता है कि वो मेथड है एक
पावर क्वालिटी के जो इश्यूज़ है उसको ख़त्म करने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन साइट पे आ रहे होते हैं, ठीक है? तो उनको ये ख़त्म करने की एक हमारे पास डिवाइस है। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारे पास स्पाइक्स हैं, वो जो आ रही होती हैं वो पावर कंज्यूम कर रही होती हैं और सैग्स की वजह से हमारी सिस्टम्स की जो डिवाइसेज़ उनकी एफिशिएंसी के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है, जो मैंने कहा प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है उनकी, यानी वो वक्त से पहले उनकी डैमेज होके एंड हो जाते हैं या उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ जाता है और वो लेट्स से उन्होंने 10 साल जहाँ चलना वहाँ पे वो 2 साल 3 साल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है, डिवाइसेस हमारे पास वैसे बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास डी स्टैट कॉम भी है, उसके अलावा हमारे पास फैक्ट्स और भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनसे एक डायनेमिक वोल्टेज रेगुलेटर को देख रहे हैं। इसको रिस्टोरर भी कहते हैं वैसे। अब डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर की बात करें, इसको शॉर्ट फॉर्म हम डीवीआर भी कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, अभी हम इसको देखेंगे कर किस तरह है। हमारे पास इसका एक सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, डीसी सोर्स, जिससे ये एनर्जी लेता है और आपके सैग स्वेल या कोई भी इशू आ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए इसको जो सोर्स चाहिए वो ये डीसी सोर्स है, जो बैटरी भी हो सकती है आपकी। और कुछ लिटरेचर के अंदर हमने देखा है कि सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम यानी पीवी सिस्टम्स को एज अ डीसी सोर्स उन्होंने यूटिलाइज किया। हमें डीसी एक सोर्स चाहिए होता है। दूसरा सेंस हमारा पावर सिस्टम जो है वो एसी सिस्टम है, अल्टरनेटिव सिस्टम है, डायरेक्ट करंट बेस्ड नहीं है। तो हमें उसके लिए डीसी सोर्स हमारे पास होता है डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरर के अंदर। तो हमें एक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर चाहिए जो हमारे डीसी सिस्टम को एसी में कन्वर्ट करे। तो हमारे पास इसका सेकंड कंपोनेंट है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। अब हमें ये पता है कि जब हम डीसी से एसी में जाते हैं, जो हमारे घर में इन्वर्टर्स लेट से लगे होते हैं, तो उसके अंदर नॉइज़ आता है, वो प्योर साइनोसाइडल हमारे पास वेवफॉर्म नहीं बनती। तो उसके लिए हमारे पास फ़िल्टर्स चाहिए ताकि उसको उसके अंदर जो हमारे पास डीसी कंपोनेंट मौजूद है उसको फ़िल्टर आउट करें, ताकि हमारे पास डिवाइसेज़ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करें। उसके बाद अब ये जो चीज़ें मेरे पास लेट से यहाँ से हमने एक एनर्जी ले ली है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो हम लोग अपने मेन सिस्टम जहाँ पे कोई भी इशू पावर क्वालिटी का है वहाँ पे पहुँचाएँगे कैसे? उसके लिए हमारे पास एक इंजेक्टिंग ट्रांसफार्मर होता है, जो सीरीज़ के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे थे, सीरीज़ के अंदर यूज़ होता है और उसके थ्रू हम लोग अपना जो मेन सिस्टम है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि हमारे पास अगर सैग है या स्वेल है या कोई भी पावर क्वालिटी इशू है उसको ख़त्म किया जाए। उसके अलावा मेरे पास मेन चीज़ है कंट्रोलर, जो ये बता रहा होता है कि आपके पास इस टाइम इशू आया है कि भी नहीं। मतलब नॉर्मली मेरा सिस्टम चल रहा है, वो कहीं बता दे कि इशू आया है, या अगर कोई इशू लेट से पावर क्वालिटी का आया तो उसको डिटेक्ट करे कंट्रोलर और बताए कि हमारे पास इशू आया और उसके अकॉर्डिंगली ये डीसी सोर्स में से एनर्जी निकल के वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स में जाके कन्वर्ट हो, फिल्टर आउट हो और फिर इंजेक्शन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम सिस्टम में इंजेक्ट करें। नॉर्मल सिस्टम चाह रहा है अगर मैं एनर्जी इंजेक्ट कर दूंगा अपने मेन सिस्टम के अंदर, तो इसका मतलब है अब तो मैंने वहाँ सर्च क्रिएट कर दी, या सैग की जगह जो सैग मैं कंसिडर करता उसकी जगह स्वेल आ गया, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो मुझे कंट्रोलर उसके लिए चाहिए और इस कंट्रोलर डिसाइड कर रहा होता है कि आप स्पेसिफिकली कौन सी पावर क्वालिटी इशू को डील कर रहे हैं। आप सैग को डील कर रहे हैं, स्वेल को डील कर रहे हैं, हार्मोनिक्स को डील कर रहे हैं, ट्रांजिएंट को डील कर रहे हैं, या किस चीज़ को डील कर रहे हैं। आप सैग और स्वेल को एट अ टाइम डील कर सकते हैं, लेकिन जब इनको डील करेंगे कंट्रोलर के थ्रू, तब फिर आप किसी और चीज़ को डील नहीं कर सकते, आप हार्मोनिक्स को डील नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कंट्रोलर जो इस तरह से डिज़ाइन है कि वो जस्ट सैग और स्वेल को ही देख रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास मेरी सिमुलिंक के अंदर मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, जिसको मैंने यूज़ किया था ताकि पावर क्वालिटी के इश्यूज़ को मिटिगेट कर सकें। तो सिंस सिमुलिंक को रन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके बाद सिमुलेशन शो करना, उसको रिकॉर्ड करना बहुत इशू है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे जस्ट एक पिक्चर्स की बना दी, उसकी मैं वेव फॉर्म आपको दिखा दूंगा एंड में कि मैंने इसको किस तरह यूज़ किया था, और ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक 3 फेज़ प्रोग्रामेबल सोर्स है। मतलब ये मेरा 3 फेज़ एसी जनरेटर लेट्स से कह लें, या वापडा से ये मेरा सोर्स है जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इस सोर्स के पास से मेरे पास 3 हमें पता है 3 सिग्नल्स हमारे पास आ रहे होते हैं, यानी 3 फेजेस आ रहे हैं, जिसको मैंने ए, बी, सी कह दें, या हमारे पास और भी जो नाम होते हैं जो रेड, ग्रीन, ब्लू, वो कह दें, जो भी कह दें, ये हमारे पास 3 सिग्नल्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक सोर्स कह लें कि मैंने एक बस लगाया हुआ है। ये वो बस है जिसका पर्पज़ ये है कि मैंने यहाँ पे इसके वोल्टेजेस को मेजर करना है, क्योंकि मैं इस टाइम सैग या स्वेल को मेजर करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक बस है, जहाँ पे ऊपर मैं अपने वोल्टेजेस को जो हमारे पास जो सप्लाई से आ रहे हैं या वापडा से आ रहे हैं या सोर्स से आ रहे हैं, उनको मेजर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से कह लें कि मैंने एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है इस पॉइंट पे, जो मेरे पास वोल्टेजेस मेजर कर रहा है। तो ये मेरे पास फेस ए, बी, सी आ रहे हैं और ये फेज़ ए, बी, सी यहाँ पे आउट हो रहे हैं।
यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है VABC, वो ये वोल्टेजेस को मेजर कर रहा है और यहाँ पे स्कोप के ऊपर मुझे वो शो कर रहा है, जो हम देखेंगे अभी आगे। फिर मेरे पास क्या हो रहा है कि यहाँ से ये जो तीन अभी मेरे पास सोर्स से सप्लाई आई है, वो तीनों मेरी जहाँ की यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर के पास आ रही हैं और ट्रांसफार्मर्स के यहीं पॉइंट से आउट नहीं हो रही, यहीं से मेरे पास एक और मेरे पास इस तरह बस लगी है जहाँ मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मेरे पास लोड लगा हुआ है। इसकी क्या वजह, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे भी वोल्टेज मैं मेजर कर रहा हूँ, सेम इट इज़ बस की तरह, यहाँ मैंने PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है और ये मेरा लोड है। अब हम चलते हैं असल में हमारे पास डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरर है क्या। डायनामिक वोल्टेज स्टोरेज ये चीज़ है पूरी यहाँ तक, ये वाली। इसमें क्या हो रहा है, ये मेरा एक डीसी सोर्स है जो आपको शो हो रहा है। ये एक डीसी सोर्स मैंने इसके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये मेरा वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है जो उसका सेकंड पार्ट था। और थर्ड ये मेरा यहाँ पे मौजूद जो है ये इसका फ़िल्टर है और यहाँ पे इसके मैं वोल्टेजेस मेजर कर रहा हूँ, यानी वो वेव फॉर्म मेजर कर रहा हूँ जो यहाँ पे मेरे पास आ रही होगी। और यहाँ पे जो वेव फॉर्म जो भी मेरी बनकर आ रही है उसको मैं थ्रू दिस इंजेक्टिंग ट्रांसफार्मर या सीरीज ट्रांसफॉर्म अपने सिस्टम में इन कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, अब हम ये कंसिडर समझ लेते हैं। ये जो थ्री फेज प्रोग्रामेबल सप्लाई है, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर मैं सैग या स्वेल को देखना चाह रहा हूँ सिस्टम में, तो मैं इसके साथ इसके अंदर चेंज करके वो अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्री फेज प्रोग्रामेबल वोल्टेज सोर्स है। इसके अंदर मैंने चेंज करके यहाँ लिख दिया स्टेप मैग्नीट्यूड +0.3, प्लस का मतलब है वोल्टेज स्वेल, -0.3 का मतलब है माइनस का मतलब है सैग, 0.3 का मतलब 0.3 पर यूनिट्स का। सबसे पहले अगर आपको ये चेंज करना है तो यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएशन में जाके आपको स्टेप करना पड़ेगा और टाइम वेरिएशन में एम्पलीट्यूड, तो फिर आपके सिस्टम के अंदर सैग या स्वेल आ सकता है। और वेरिएशन टाइम मैंने 0.1 से 0.2 सेकंड रखी है, आप कुछ भी रख सकते हैं कि कितनी देर तक हमारे पास सिस्टम के अंदर सैग या स्वेल आएगा। तो यहाँ इस तरीके से मैंने अपने सिस्टम में सैग लिया है। तो ये मेरे मेन सिस्टम है, यहाँ पे मैं अपना सैग लेट से मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मेरे पास ये जो तीन सप्लाई आ रही है, यहाँ से मेरे पास जो पीटी लगा है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है स्कोप पे कि यहाँ पे सिस्टम में मेरे सैग आ चुका है। अब जो सैग आया है इसको मुझे मेन सिस्टम, वैसे मुझे कैसे पता चला कि सैग आया है, यहाँ पे तो लेट्स से मैंने तो प्रोग्रामिंग के थ्रू सैग लाया। उसके लिए क्या किया मैंने, सेम इस सिस्टम का रेप्लिका एक यहाँ पे रखा हुआ है जिस पे लोड कुछ नहीं कनेक्ट। जिस तरह की ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, सेम इट इज़ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके थ्री फेजेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ABC, लेकिन कुछ आउट नहीं हो रहा। इसके मैं वोल्टेजेस मेजर कर रहा हूँ, इसके भी वोल्टेजेस मैं यहाँ मेजर कर रहा हूँ। इन दोनों के वोल्टेजेस को मैं यहाँ जाके कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं वोल्टेजेस के इनको कंपेयर करता हूँ तब मुझे पता चलता है, लेट्स से यहाँ पे सैग आया है तो यहाँ पे पता चलेगा कि लेट्स से इसके वोल्टेजेस आ रहे होंगे 230 की बजाय 200, और यहाँ से वोल्टेजेस आ रहे हैं एग्जैक्टली 230 क्योंकि यहाँ पे तो कुछ सैग स्वेल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कंपेरेटर मुझे बताता है कि डिफरेंस आ रहा है -30 का, मतलब 200 -230 -30 का डिफरेंस आ रहा है। तब यहाँ पे मुझे पता चलता है सैग आया है। लेट्स से यहाँ स्वेल आएगा तो 260 है, यहाँ पे 230 है, तो 260 -230 तो पॉजिटिव 30, इसका मतलब 30 वोल्ट्स का मेरे पास यहाँ पे, वैसे पर यूनिट्स के अंदर, लेकिन जस्ट समझाने के लिए स्वेल आया हुआ है। तो ये वो कंपेरेटर सर्किट है जो ये बता रहा है। अब ये कैसे हो रहा है वो हम साथ देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ से सिग्नल जो VABC आया है, उस ABC सिग्नल को और यहाँ से भी जो सिग्नल आ रहा है, इसको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ABC ये तीन फेजेस को डील करना, उनके अंदर से सैग या स्वेल को देखना बहुत मुश्किल है। तो उसका एक सिंपल मेथड है, क्लार्क एंड पार्क होते हैं, वैसे हम इसमें जस्ट पार्क ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम जो हमारा ABC सिस्टम यानी ABC तीन सब फेजेस आ रहे हैं, उसमें से इसकी रोटेशन WT इन्फॉर्मेशन एक होती है, वो रोटेशन जो हमारे पास बता रही होती है या टाइम पीरियड का बता रहा होता है हमारे सिग्नल्स का, वो हम निकाल लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। वो इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के हम क्या कहते हैं, जो हमारा ABC सिग्नल आ रहा है उसको हम DQ0 यानी पॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी इसको ABC को हम DQ0 डायरेक्ट क्वाड्रेचर और ज़ीरो के अंदर सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस कर लेते हैं या ईजी हैंडलिंग कर लेते हैं। ये मेरे मेन सिग्नल को मैंने कर दिया और यहाँ से जो मेरा अल्टरनेटिव सिग्नल था, जो आइडियल सिग्नल था, जो सोर्स था, उसको भी ABC से DQ0 के अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। लेकिन दोनों की टाइम पीरियड क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल था जो मैंने पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया था, वो इन दोनों को मैंने दे दिए ताकि एक्चुअल जो सिग्नल है वो लॉस ना हो, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो। तो ABC से वो DQ0 यानी पॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो चुकी है। DQ0 में डायरेक्ट मैंने आपको बताया क्वाड्रेचर और ज़ीरो, डायरेक्ट हमें ये बता रहा होता है कि मैग्नीट्यूड में, D का मतलब है मैग्नीट्यूड में क्या इशू आया है, Q का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी वगैरह में क्या इशू है।
मैं सैग को देख रहा हूँ, तो क्या होगा कि मेरा ABC से जब DQ0 यहाँ पे DQ0 में मैं दोनों की ट्रांसफ़र कर दूँगा, चेंज ले आऊँगा। तो मैं इन दोनों के D के सिग्नल को लेट्स से यहाँ पे कंपेयर करूँगा। यहाँ से आपका D का सिग्नल जा रहा है और यहाँ से आपका D का सिग्नल जा रहा है। यहाँ पे D का सिग्नल लेट्स से आपके पास आएगा 230, यहाँ पे आएगा 200 या सॉरी यहाँ पे 200 आएगा क्योंकि सैग आया और यहाँ से 230 आएगा। तो यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आएगा -30 का, जिसका मतलब क्या हुआ है कि आपके पास -30 D की फॉर्म में मतलब मैग्नीट्यूड का आपके पास सैग आया हुआ है। पॉजिटिव 30 का मतलब स्वेल, -30 का मतलब सैग। 30 का मतलब है कि कितना सैग या स्वेल है। -30 हो सकता है, -50, 60 वो डिपेंड कर रहा है। वैसे पर यूनिट पता वंस अगेन लेकिन समझाने के लिए। जब यहाँ से मुझे पता चल गया कंपैरिजन की बात की कितना परसेंट सैग आया है या स्वेल आया है, तो मैं अपने सिग्नल को ओरिजिनल को वापस कन्वर्ट कर लेता हूँ DQ0 से ABC के अंदर। और साथ में अब DQ0 से मैं वापस ABC में जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि रोटेशंस क्या थी, उसका टाइम पीरियड वगैरह क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो वो सिग्नल जो मैंने इनिशियली एक्सट्रैक्ट कर लिया था इसमें WT, वो मैंने इसको वापस दे दिया ताकि ये सक्सेसफुली उसी सिग्नल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए या कन्वर्ट हो जाए जिसको मैंने ABC का नाम दिया था या जो इनिशियल सिग्नल था। तो ये मेरा ABC सिग्नल हो जाता है। तो अब ABC ये सिग्नल मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर के थ्रू पता चल गई है। मैंने आपको ऐसे पावर ट्रांसफॉर्मेशन बताया, इसके अलावा और भी बड़े मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। PID कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं आप, फजी लॉजिक कंट्रोलर न्यूरल नेटवर्क की बेस पे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, वो स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर है, सुपर ट्विस्टिंग स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर है, वो जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं वो कंट्रोलर को। मैंने इसमें DQ0 बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो ये मेरे पास जो ओरिजिनल सिग्नल आ गया, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन है जो बता रहा है कि आपके सिस्टम में सैग या स्वेल आया है, या इन केस अगर ये बिल्कुल सही ऑपरेट कर रहा था और ये कर रहा था तो यहाँ पे ज़ीरो सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पे भी वो बता रहा है कि कोई इस टाइम इशू नहीं है। लेट्स से अभी तो हम कह रहे हैं कि सैग आया, तो क्या होगा कि यहाँ पे वो सैग की प्रॉपर्टी कंपैरिजन की वजह से यहाँ से जाएगी मेरे पास DVR के अंदर, क्योंकि DVR का DC सोर्स लगा हुआ है। वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर को कौन बताएगा कि यार इस टाइम मेरे सिस्टम में सैग या स्वेल आया है, और तुम फ़ौरन से पहले वोल्टेजेस को जो डीसी सोर्स है उसको एसी में कन्वर्ट करो, यानी एनर्जी को मेरे मेन सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करके सैग को ख़त्म करो, या वहाँ से ज़्यादा एनर्जी जो स्वेल की बेस में आ रही है उसको लेके अपने अंदर एब्जॉर्व कर लो इसके अंदर। तो ये सिग्नल यहाँ से जाता है यहाँ पे PWM के पास। यहाँ से हमारे पास PWM एक सिग्नल जाता है जो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर को ऑन कर रहा होता है, और कितनी देर तक ऑन करना है वो यहीं पे कंपैरिजन की बेस में पता चल रहा होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि डीसी सोर्स को इस सिग्नल की बेस के ऊपर जो PWM आ रहा है, जो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कंपैरिजन की बेस पे कि सैग या स्वेल आया है, हमारे पास वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर ऑपरेट करेगा। हमारे पास यहाँ से डीसी से एसी बनेगा, लेकिन आपको पता है उसमें डीसी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ये मेरे पास फ़िल्टर लगे हुए हैं, मैं इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ। और जब फ़िल्टर कर लेता हूँ तो वो एग्जैक्ट सिग्नल, यानी मेरा 30% लेट्स से सैग आया था, तो 30% का वो सिग्नल प्रोड्यूस करूँगा, और वो थ्रू दिस इंजेक्टिंग ट्रांसफार्मर या सीरीज़ ट्रांसफार्मर मैं अपने मेन सिस्टम को दे देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेन सिस्टम के 3 फेजेज़ आए हैं और यहीं से वो आउट हो रहे हैं, और यहाँ से जो इसकी सेकेंडरी साइड है वहाँ पे मेरा DVR लगा हुआ है, और यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा सिग्नल आउट हुआ है। यहाँ पे मैं मेजर कर लेता हूँ कि जो मेरा लोड साइड है वहाँ पे वोल्टेज सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल आ रहा है जो मेन सोर्स है। 0.1 से 0.2 के दरमियान आप देख सकते हैं मेरे पास सैग आया है, जो मेरे पास 0.3 का सैग आया है, ये आप देख सकते हैं। फिर ये मेरा DVR का ये वाला मेरी आउटपुट है यहाँ पे। तो ये मेरे पास DVR मेरा आ रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है कि वो ज़ीरो आ रही है क्योंकि उस टाइम तो आपके पास सैग या स्वेल नहीं था। आप देख सकते हैं इस टाइम तो मेरे बिल्कुल सही वेव फॉर्म आ रही थी वोल्टेजेस की, तो यहाँ पे कोई सैग स्वेल नहीं आ रहा। जैसे 0.1 सेकंड पे मेरा पास सैग आया है, उस पॉइंट पे DVR ने एक आउटपुट जनरेट की है, जो ये आपके पास आउटपुट सामने आ रही है, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग अपने सिस्टम को इंजेक्ट करके अपने आप को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो ये मेरे पास ये थर्ड वेव फॉर्म है जो मेरे लोड के अक्रॉस आ रही है, कि ये मेरा बिल्कुल सही आ रहा था, और इस पॉइंट पे जब वो सैग आया है तो मेरे DVR ने यहाँ पे वेव फॉर्म या एनर्जी इंजेक्ट की है, और आपके पास ये आप देख सकते हैं आपकी वेव फॉर्म बिल्कुल सही होगी है, और आपके लोड के पास आपके पास एग्जैक्टली सही आप कह सकते हैं 230 वोल्ट्स का ही सिग्नल गया है, जिसकी वजह से मेरा जो सिस्टम है या डिवाइस है जो 230 वॉट्स की वजह से उसको 190 वॉट्स पे ऑपरेट करना था इस केस के अंदर, वो एग्जैक्टली 230 वॉट्स पे ही ऑपरेट कर रहा है सैग के केस के अंदर भी, और जो मेरी डिवाइस है वो अब सेफली रन कर रही है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे वैसे ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेव फॉर्म में इश्यूज आते हैं, इनको भी हम डील कर लेते हैं,
और ये आपके कितना अच्छा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है और इसको आप कैसे डील करते हैं फ़िल्टर्स के साथ, वो सब कुछ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरर के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरर है क्या और किस तरह हमारे पास पावर क्वालिटी के इश्यूज़ आते हैं, किस तरीके से डीवीआर ऑपरेट करता है, उसके कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो हम लोग इंजेक्ट करते हैं अपने मेन सिस्टम के अंदर वो एनर्जी या इन केस ऑफ स्वेल हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे पास जो फाइनल आउटपुट होती है वो इस तरह हो जाती है और ये हमारी फाइनल आउटपुट हम यहाँ से मेजर करें लोड के अक्रॉस। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम परफेक्टली रन करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।